जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो करंट अफेयर एमसीक्यूज आज 29 नवंबर है, तो आज के देखेंगे। जो भी पीछे के एक दो दिन के बैकलॉग है वो कवर मैं कर लूंगा, क्योंकि करंट अफेयर में कुछ भी बासा या पुराना नहीं होता है। साल भर का जो भी करंट अफेयर है वो आपके लिए काम का होता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो दिन जो वीडियो है वो नहीं आ पाता है, लेकिन उसका बैकलॉग जो है वो कवर हो जाएगा। तो 24, 25, 27, 28 ये आपके सामने आ जाएगा ये एक दो दिनों में। तो यहाँ पर आज हम 29 नवंबर जो है उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर मयूर मोगरे जो है वो सर्च करना है और यहाँ पर फॉलो करना है। और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो शेयर आप ज़रूर कीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हिंदी मीडियम के लिए भी यहाँ पर मैं जो बेसिकली क्वेश्चन है वो फॉर्म में लेकर आ रहा हूँ हिंदी में भी, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशंस की। तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये हाईएस्ट अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। ठीक है, किसकी है? यूनाइटेड नेशंस की है। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग जो है वो बर्लिन में हेल्ड की गई थी, जर्मनी में, मार्च 1995 में। इंडिया जो है वो अमंग द सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज है जिसने होस्ट किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीनों ही। रियो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, तीनों ही ये फ्रैक्शन में इंडिया जो है उसने होस्ट किया है। तो इसमें से अब आपको बताना है कि ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। गलत क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने यूएनएफसीसीसी का ये अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो सबसे तीन कैटेगरीज में उसको बांटना। सबसे पहला तो भाई जनरल स्टेटमेंट जो है वो कौन कौन से हैं। तो जनरल स्टेटमेंट जो है इसमें से मोस्टली थर्ड अगर हम देखते हैं तो थर्ड यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज ऐसा बोला गया है, ऐसा नहीं बोला गया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री, है ना। मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट पर नहीं गया है, जनरल स्टेटमेंट है। फ्यू ऐसे कुछ स्टेटमेंट आते हैं, मतलब वो मतलब मोस्टली वो सही होते हैं। तो जनरल स्टेटमेंट में तीसरा स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देखना है कि भाई फैक्ट कहाँ पर दिए गए हैं। तो फैक्ट यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट में है ना। अपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मीटिंग हेल्ड की गई थी बर्लिन में, तो एकदम फैक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इन दोनों में से यहाँ पर आपको कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है। तो अब मोस्टली ऐसा होता है कि आपको एक स्टेटमेंट जो है फैक्चुअल दे दिया जाता है जहां आपको इजी जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट जो है फैक्चुअल दे दिए, जिससे कि थोड़ा यहाँ पर टफ जो है आपको देखने को मिले। तो इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए जो दूसरा है बिल्कुल सही है और पहला यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि यूएनएफसीसीसी का है। तो यहाँ पर ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये इसका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि द हिंदू में एडिटोरियल आया है अनपैकिंग द दुबई क्लाइमेट मीटिंग। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो है वो दुबई में हमें देखने को मिलने वाला है। तो 28 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी, ये दुबई में होने जा रहा है अर्ली दिसंबर में। ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, ये 2023 जो हमें देखने को मिला है, सीवियर वेदर इवेंट्स ग्लोबली हुए हैं। आपने देखा होगा अभी भी मुंबई गुजरात में काफ़ी बरसात जो है वो हमको देखने को मिल रही है ना। काफ़ी जगहों पर बारिश अभी हो रही है, जबकि बारिश ये पैच में नहीं होता है, मतलब वेस्टर्न पार्ट में हमको देखने को नहीं मिलता है ना। रिट्रीटिंग मानसून हमें जो ईस्टर्न कोस्ट है तमिलनाडु वहाँ पर देखने को मिलता है मोस्टली। तो ग्लोबली क्योंकि इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो भी इंक्लूडेड है ना। यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो भी एक मतलब अनफेमिलियर सिनारियो है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। और एक्सट्रीम हीट जो है नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, वहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। वाइल्ड फायर जो है वो हमें कनाडा, हवाई में देखने को मिले हैं। फ्लड्स जो है वो हमें इंडिया में, लीबिया में देखने को मिले हैं। एंड ड्रॉट जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखने को मिला है। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो भी हमें चीज़ें करनी है वो अभी ही करनी है। रिकॉर्ड वार्म ईयर, साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है 2023 जो है लाइकली टू बी वार्मेस्ट ईयर जो है वो रहने वाला है ना। देन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग है। रिसेंट टेंशन जो है यूएस चाइना में हमें देखने को मिला है, यूक्रेन वॉर जो है वो देखने को मिला है, गाजा में जो अभी प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है। तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं। इक्विटी एंड वल्नरेबिलिटी,
कॉप्स जो है प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म सभी कंट्रीज के लिए, सिर्फ पावरफुल के लिए नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अबाउट इक्विटी एंड वल्नरेबिलिटी जो है क्लाइमेट चेंज निगोसिएशंस में, वो भी यहाँ पर देखी जाएगी। ग्लोबल स्टॉक स्टिक्स जीएसटी, पहली जीएसटी जो है क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट रहा है। पेरिस एग्रीमेंट आप सभी को पता होगा। टॉप प्रायोरिटी देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर ये 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसको भी क्रॉस करने की तैयारी में है ना। तो ग्लोबल प्रोग्रेस जो है मिटिगेट करने में, एडाप्टेशन करने में, सपोर्ट करने में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जो कि करंट एफर्ट्स, अगर हम हमारे अब के एफर्ट्स देखते हैं तो ये सफिशिएंट नहीं है पेरिस टारगेट मीट करने के लिए। डिबेट ऑन फेयरनेस, डिसएग्रीमेंट जो है ये भी हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी सारी चीज़ों में कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी डेवलप्ड कंट्रीज त्याग रहे हैं, उनको बोला गया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो उनको आप पैसा प्रोवाइड करो, तो भाई पैसा ही प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री काफ़ी आर्ग्यू कर रही है कि जो पास्ट इमिशन डेवलप कंट्रीज ने किया उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो डेवलप कंट्रीज जो उन्होंने यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस को हेल्प करना चाहिए। एंड देन यहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, डिबेट हो रही है वेदर जीएसटी जो है शुड बी प्रिस्क्रिप्टिव, या फिर यहाँ पर समझ लीजिए कि पूरी तरीके से प्लेज लिया जाना चाहिए कि नहीं ये करना ही है, कि हमें प्रिस्क्राइब करना है कि नहीं इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या फिर यहाँ पर मैंडेटरी बनाना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ फॉसिल फ्यूल जो उसका भी फेज आउट करना, अब ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। इंडिया का अगर आप देखोगे, दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फॉसिल फ्यूल, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है ग्लोबल सिनारियो की वो भी फॉसिल फ्यूल ही है। तो उसको यहाँ पर टाइम बाउंड फेज आउट करना यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोल जो है मेजर फोकस यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और इंडिया जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल पर, तो इसलिए ये काफ़ी चैलेंजिंग एफर्ट जो है वो रहेगा। एडाप्टेशन एंड फाइनेंस, यहाँ पर जो एडाप्टेशन है ना, ग्लोबल गोल जो एडाप्टेशन का, उस पर यहाँ पर टारगेट को अचीव करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, जिस पर हम अभी पीछे सरकते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं 10 पॉइंट्स में। तो जैसा मैंने आपको कहा 10-10 पॉइंट में हम आर्टिकल जो उनको कवर करते हैं, जो आपको प्रीलिम्स मेन दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी फ़ायदा दिलाता है। तो एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर ज़रूर कीजिए। आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइस पर, प्रीलिम्स मेन दोनों ही आपको यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी क्रिएटिव तरीके से, और प्लस पीडीएफ से आपको फटाफट रिवाइज जो है वो भी हो जाता है। तो इसे डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला है मिलन, ये बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के द्वारा इंस्पेक्ट की गई है 1995 में अंडमान निकोबार कमांड पर। ओरिजिनली कंसीव्ड इन कंसोनेंस विद इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी, पहले जो है लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने अपनाई थी, तो उसका ये एक पार्ट देखने को मिला। देन उसके बाद यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि हम लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर चले गए, तो ये यहाँ पर इसका स्विच हमें देखने को मिलता है। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जनरल स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। सिर्फ यहाँ पर फैक्ट क्या है, 1995 इन इंडियन नेवी, ये दो यहाँ पर फैक्ट है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका जवाब जो है सी बोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि एडिटोरियल आया है आज के ही न्यूज़पेपर में, चैलेंज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पर डार्विनियन एडाप्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, इवोल्यूशन ऑफ मेरीटाइम चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मेरीटाइम चैलेंजेस काफ़ी सारे आते हैं। देखिए इंडिया जो है घिरा हुआ है 3 तरफ से समुद्र से। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है ना। देन यहाँ पर बाकी कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। तो सभी तरफ से मेरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डार्विनियन एडाप्टेबिलिटी क्या है, चार्ल्स डार्विन का आइडिया था ऑफ एडाप्टेबिलिटी बीइंग क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहे हैं, जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, उसमें एडॉप्ट होते जाओ। और ह्यूमन प्रोग्रेस मतलब बेसिकली क्या है, प्रोग्रेस हमारी यहाँ पर होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहले सोच के बैठे हैं कि भाई यहाँ पर कोई हमें खतरा नहीं है, अब तो कोई खतरा नहीं हुआ है तो अब क्यों होगा। लेकिन अब जो सर्कमस्टेंसेस है वो चेंज हो रहे हैं। चाइना अपने अपने बेसिस अलग अलग जगह बना रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कभी भी हमला जो है कहीं से भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। मेरीटाइम चैलेंजेस इवोल्यूशन हो रहा है। रिसेंट ईयर्स में काफ़ी सारे डायमेंशंस चेंज हुए हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है मेरीटाइम डोमेन भी हम भी देखने को मिल रहा है। अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स जो है यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। मेरीटाइम मिलिशियाज अभी आपने देखा होगा कि हमास जो है वहाँ पर बेसिकली एक हाउतीज़ के द्वारा हमास के ऊपर जो भी यहाँ पर इसराइल अटैक कर रहा है, तो हाउतीज़ जो है जहाँ हमें यमन में देखने को मिलते हैं, तो उन्होंने एक शिप पर अटैक कर दिया था। उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था।
तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है, मिलिशियाज का यूज़ किया जा रहा है। डिमांड फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है थ्रेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी अनकन्वेंशनल थ्रेट जो है जैसे इलीगल फिशिंग हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, पोल्यूशन हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये भी बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल साउथ कंसर्न, ग्लोबल साउथ जिसमें एशिया, अफ्रीका, सदर्न पैसिफिक सब आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, है ना, कि वो यहाँ पर जो कंसर्न है मेरीटाइम गवर्नेंस का वो नहीं ला पा रहे हैं जो डेवलप कंट्रीज, तो वही भी प्रॉब्लम हो रहा है। इंडो पैसिफिक डायनेमिक्स अगर हम देखते हैं तो जीरो सम कंपटीशन अमंग पावरफुल नेशन इंडो पैसिफिक, ये यहाँ पर परसीव किया जा रहा है टू डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना। तो इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी बुरी तरीके से हो रहा है, ह्यूमन सिक्योरिटी बोलिए, इकोनॉमिक बोलिए, एनवायरमेंटल बोलिए, नेशनल बोलिए, सभी पर्सपेक्टिव से पड़ रहा है। वर्नेबिलिटी ऑफ लेस डेवलप्ड स्टेट, जो सी लेवल राइज हो रहा है, पोल्यूशन राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं डिसप्रपोर्शनेटली, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो सही तरीके से अपना कारोबार संभाल रही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, वो यहाँ पर इसका बहुत बुरी तरीके से खामियाजा भुगत रही है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो यहाँ पर लिटरल स्टेट्स है एशिया अफ्रीका के, वो यहाँ पर एनफोर्समेंट नहीं ला पा रहे हैं सही तरीके से, क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसमें इंडिया जो एक बिग ब्रदर का रोल जरूर अपना रहा है। मेरीटाइम सिक्योरिटी बियॉन्ड मिलिट्री एक्शन, सी पावर जो है यहाँ पर जनरेटिंग प्रॉस्पेरिटी, मीटिंग पीपल्स एस्पिरेशंस, ये सब भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मेरीटाइम सिक्योरिटी उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इलीगल फिशिंग चैलेंजेस, यहाँ पर इलीगल फिशिंग जो होती है उसमें भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो फिशिंग मेथड है वो डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं, जिससे कि जो क्लाइमेट है उस पर भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव जो है जैसे कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो गया, वो यहाँ पर कलेक्टिव सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि भाई कलेक्टिव सॉल्यूशन यहाँ पर रहना चाहिए, है ना। तो बेसिकली आर्टिकल जो है यहाँ पर बोल रहा है कलेक्टिव इंटीग्रेटेड एक सॉल्यूशन रहना चाहिए, जहाँ पर पिलर जैसे मेरीटाइम इकोलॉजी हो गया, मरीन रिसोर्सेस हो गए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी तो अपने आप चीज़ें जो है बेहतर होती जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए, ऐसी यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर है, तो ये हिंदी में आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन द राज्यसभा टू ग्रेड ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा में ऑल इंडिया सर्विस जो है वो बनाने के लिए इनमें से कौन सा अधिकार आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला है 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ अगर समझ लीजिए 245 है तो उसका 2/3 इतना लगेगा। देन उसके बाद 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड राज्यसभा हैज नो पावर विद दिस रिगार्ड, ऑल इंडिया सर्विस बनाने के लिए राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है। इसका जवाब है 3, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, इतनी यहाँ पर लगती है, अगर राज्यसभा पास करते हैं तो एक ऑल इंडिया सर्विस जो है वो यहाँ पर आ जाती है। अब ये क्यों मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि द हिंदू में आर्टिकल आया है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, काफ़ी टाइम से ये डिबेट चल रही है, और अगर आपको एक या उससे ज़्यादा साल हो गया होगा यूपीएससी की तैयारी करते हुए, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का प्रपोजल हमें देखने को मिला है रिसेंटली। प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है वो रहनी चाहिए, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन जो है जुडिशरी का वो होना चाहिए, इंडिविजुअल डाइवर्स बैकग्राउंड से यहाँ पर जजेस बनने चाहिए, मेरिट बेसिस जो है वो यहाँ पर प्रोसेस फॉलो की जानी चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्रपोजल जो है यहाँ पर फिर से डिबेट खड़ी कर देता है कि भाई यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोलिए, है ना, ये किस तरीके से होगी, किस तरीके से यहाँ पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में जुडिशरी को मतलब जजेस को हायर किया जाएगा या सिलेक्ट किया जाएगा। करंट रिक्रूटमेंट सिस्टम अगर हम देखते हैं तो इसमें रिक्रूटमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस का वो हाई कोर्ट के द्वारा होता है ना, मतलब समझ लीजिए उसमें जो ये है एग्जीक्यूटिव वो तो इंक्लूडेड होते ही है, लेकिन मेन जो है वो इनका ही रिकमेंडेशन लिया जाता है। बाकी जुडिशियल ऑफिसर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया जाता है ना। तो ये क्या है, बेसिकली मोर कंड्यूसिव टू इंश्योरिंग डाइवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक ऑफ कंसेंसस देखने को मिल रहा है। यूनियन लॉ मिनिस्टर ने रिवील किया है कि कोई कंसेंसस ही नहीं है इस प्रपोजल पर, सिर्फ 2 हाई कोर्ट जो उन्होंने सपोर्ट किया है इस आइडिया को, बाकी 13 जो है वो इसके अगेंस्ट में थे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 312 जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो अमेंड की गई 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, उसमें प्रोवाइड किया गया क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी एंड पार्लियामेंट्री लॉ जो है ये भी तो रिक्वायर्ड है, ये यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। चैलेंजेस जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो प्रपोजल यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस फेस करता है, जैसे कि सभी स्टेट जो उन्होंने अग्री करना चाहिए, है ना, ये जो चीज़ें हैं वो, प्लस उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म नेशनल जुडिशियल सर्विस आएगी तो उसका स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से होगा, उसमें क्या क्या प्रपोजल्स रहेंगे, क्या उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। यूनिफॉर्मिटी जो है लीगल एजुकेशन में, लीगल एजुकेशन जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं रखता है पूरे कंट्री में,
इससे लॉयर्स टिपिकली जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ओवर एकेडमिक ब्रिलियंसेस ये यहाँ पर बेसिकली देखे जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर किस तरीके से होगा। देन उसके करियर चॉइसेस जो है लॉयर्स की, लॉयर्स स्पेशली वो जो इलाइट लॉ स्कूल से है मे बी रिलेक्टेंट टू सीट फॉर नेशनल जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट, है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो कॉरपोरेट सेक्टर इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या है, जो ये चीज़ें हैं किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगी। अनसर्टेनिटी करियर प्रोग्रेशन में, करियर प्रोग्रेस किस तरीके से होगा, कैसे कौन से बेसिस पे यहाँ पर एलिवेट किया जाएगा। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचेंगे, ये भी यहाँ पर बड़ी समस्या है। ओवरऑल वायबिलिटी जो है ये भी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन लाना ये एक सॉल्यूशन काफ़ी दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसको लाने में कितनी प्रॉब्लम्स है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी हिंदी में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट कॉमन रिक्वायरमेंट्स इन मेनी कंट्रीज लीगल रेगुलेशंस फॉर फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसकी फंडिंग जो होती है कॉरपोरेट्स के द्वारा, तो लीगल रेगुलेशंस मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है कि यार ये रहनी ही चाहिए, ये अगर रही तो यहाँ पर सही तरीके से फंडिंग होगी, मतलब जो ब्लैक मनी है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। कंप्लीट एनोनिमिटी ऑफ पॉलिटिकल डोनर्स, कि यहाँ पर पॉलिटिकल डोनर जो रहेगा, जो भी यहाँ पर डोनेट कर रहा है उसको उसकी बिल्कुल एनोनिमिटी, वो पता ही नहीं चलेगा कौन है। या फिर फुल डिस्क्लोजर ऑफ डोनर अबव स्पेसिफाइड अमाउंट, कि भाई अगर इस अमाउंट के ऊपर अगर कोई डोनेट कर रहा है तो कंप्लीट उसकी ऑटो मतलब पता चल जाए कि किसने इतना किया है। अब्सेंस ऑफ एनी लिमिट ऑन पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, की कोई लिमिट ही नहीं है, कितना करना है उतना करो। एक्सक्लूसिव प्राइवेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक्सक्लूसिव प्राइवेट फंडिंग जो है वो होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सेकंड स्टेटमेंट जो है सही देखने को मिलता है। ये भी मैंने इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि अभी नीड टू डिस्क्लोज पॉलिटिकल डोनेशन, ये एक आर्टिकल देखने को मिला है द हिंदू में। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आ रहा है। अब देखिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी मैंने हमारे प्रीवियस जो कौन बनेगा आया सीरीज़ है उसमें डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, क्या क्या उसमें सिनारियो है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस है, क्या उसमें क्राइटेरियाज है, कौन उसमें सक्षम है, कौन नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पर यही आ रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिस्कस जो है अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो इस तरीके से आज के हमारे जो एडिटोरियल्स हैं वो देखने को मिले हैं और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इसी तरीके के वीडियोस जो है वो देखने के लिए आप शेयर ज़रूर कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।